वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, जहां पर सबसे पहली न्यूज है एशियन मार्केट्स के बारे में। तो एशियन स्टॉक्स कल गिरते हुए नजर आए एंड द रीजन इज कि फेड का जो हॉकिश आउटलुक है, यानी जो उनका आउटलुक है, जहां से उन्होंने ये इंडिकेशन दिया है कि आने वाले महीनों में शायद रेट हाइक हो सकता है, उसका डर प्लस चाइना में थोड़ा सा जो करंटली स्लोडाउन का फियर चल रहा है, उसके चलते एशियन मार्केट्स कल डाउन रहे। जो कंसर्न्स है रिगार्डिंग चाइनीज इकोनॉमिक स्लोडाउन, वो काफी देर से जारी है एंड उसी का इफेक्ट बाकी सारे कंट्रीज पर पड़ रहा है बिकॉज बाकी सारे कंट्रीज जैसे जापान हो या फिर ऑल दी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ चाइना, कोरिया हो, तो इन सब का बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स टू चाइना। तो अगर चाइना में स्लो डाउन है तो ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए भी वो उतनी अच्छी खबर नहीं होती। इसी के चलते हांगकांग का जो हैंगसेंग इंडेक्स था वो कल 0.7% से डाउन रहा। चाइनीज मार्केट के जो दोनों इंडेक्सेस है वो भी 0.2 एंड 0.1% से नीचे रहे। चाइना का जो एवरग्रांडे ग्रुप है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है एंड उनका स्टॉक कल 5% से नीचे रहा, जिनके लॉसेस अब एक्सटेंड हो रहे हैं बिकॉज जो कंपनी है एवरग्रांडे जो रियल एस्टेट में है, एंड चाइना का रियल एस्टेट ऑलरेडी एक स्लो डाउन से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो एवरग्रांडे हैज बीन अनेबल टू इशू न्यू डेट, यानी वो नया डेट रेज नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी उनके एक यूनिट पर चालू है। तो इसी के चलते उनका स्टॉक भी कल 5% से डाउन रहा। अगली न्यूज है डॉलर के बारे में। डॉलर एक 10 मंथ हाई पर पहुंच गया है। वो काफी नेचुरल सी चीज है बिकॉज जब भी फेडरल रिजर्व रेट हाइक करता है या फिर ऐसे सिग्नल्स देता है कि फ्यूचर में और रेट हाइक्स आएंगे, तो उससे डॉलर का इंडेक्स जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज डॉलर बॉन्ड्स में आपको एक अच्छा यील्ड मिल रहा है, जिससे ये एक्सपेक्टेशन है कि सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर इन्वेस्टर्स इन जनरल यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। यूएस बॉन्ड के जो यील्ड्स है वो 16 ईयर हाई पर पहुंच गए कल, जिसके चलते डॉलर भी थोड़ा स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आया है। डॉलर इंडेक्स पिछले 10 महीनों में सबसे पहली बार इस हाई लेवल पर पहुंचा है। 106 जो डॉलर इंडेक्स है, तो डॉलर का एक बेंचमार्किंग होता है विद ऑल मेजर करेंसीज इन द वर्ल्ड एंड उससे डिटरमाइन होता है कि डॉलर कितना स्ट्रांग या फिर वीक है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड। तो डॉलर का स्ट्रांग होने से ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सारे जो करेंसीज है वो थोड़े से वीक होते हुए नजर आए। रुपी भी कल थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ था। यूरो एंड स्टर्लिंग डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आया है यहाँ पे, जो क्लियर है कि फेडरल रिजर्व ने क्लियरली बताया है कि हो सकता है आने वाले महीनों में उनको एक और रेट हाइक लेना पड़े, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये सबने एक पॉज लिया है इन देयर रेट हाइक साइकिल। अब बढ़ते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर सबसे पहली न्यूज है वेयर हाउसिंग रेंटल मार्केट ऑफ इंडियन सिटीज। तो यहाँ पर बेंगलुरु का जो रियल एस्टेट वेयर हाउसिंग मार्केट है, उसमें जो ग्रोथ है वो दिल्ली एनसीआर या फिर मुंबई के मार्केट से भी ज्यादा नजर आई है। वेयर हाउसिंग एक्चुअली एक बहुत ही अंडररेटेड सेक्टर है जो काफी अच्छे से ग्रो हो सकता है बिकॉज वेयर हाउसिंग की नीड जैसे जैसे बढ़ रही है, तो लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी प्ले ये होता है। तो ये देखा गया है कि जो रेंट है बेंगलुरु की वेयर हाउसिंग स्पेस के लिए, वो लगभग 21.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ पहुंच चुका है, जबकि दिल्ली एनसीआर में जो इंक्रीज है वो सिर्फ 6.6% का रहा है। यहाँ पर बेंगलुरु का जो इंक्रीज है वो उससे ज्यादा रहा है। दिल्ली में करंटली ये रेट अराउंड 20.20 रुपीज पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं, जबकि मुंबई में एनुअल ग्रोथ सिर्फ 4.2% की नजर आई, लेकिन मुंबई के रेट्स ऑलरेडी 23 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर मंथ हो चुके हैं। तो वेयर हाउसिंग रेंटल मार्केट की जहां तक बात आती है, तो किस चीज पर ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है? इसका एक बहुत बड़ा डिपेंडेंस ई कॉमर्स सेक्टर पे होता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ई कॉमर्स सेक्टर से डिमांड जब बढ़ेगी, अभी आने वाले फेस्टिव सीजन में भी ई कॉमर्स का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है फ्रॉम अ लॉट ऑफ कस्टमर्स। तो डिमांड जो है ई कॉमर्स सेक्टर की जैसे ग्रो होगी, तो वैसे ही नीड फॉर वेयर हाउसिंग स्पेस बढ़ती है एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो डिमांड रिकवरी होगी ई कॉमर्स सेक्टर में, तो उससे थोड़े प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रबर इंडस्ट्री के बारे में। तो रबर के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर आए, जो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है रबर प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स के लिए। एंड उसका रीजन ये है कि इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गए हैं इंडिया के, एंड जो डिमांड है वो पीक सीजन में उतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। तो एक सिंपल सी बात है, जब भी सप्लाई बहुत बढ़ जाता है एंड डिमांड कम हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे प्राइस कम हो जाता है, एंड वही एक कंसर्न रबर इंडस्ट्री में फिलहाल नजर आ रहा है। तो मेनली रबर इंडस्ट्री के जो कंज्यूमर्स है लाइक टायर इंडस्ट्री, तो वो करंटली चीपर इंपोर्ट्स पर रिलाय कर रहे हैं, जो आइवरी कोस्ट करके एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां से करंटली आ रहे हैं। अगर हम डोमेस्टिक
इंडस्ट्री की भी बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज ये ऑप्ट कर रही है कि वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ चीपर वेराइटी ऑफ रबर को ऑप्ट इन कर रही है रादर देन केरला, जो इंडिया का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। तो इसी के चलते रबर इंडस्ट्री में एक प्राइसिंग स्लो डाउन नजर आ रहा है। जो एक RSS 4 शीट रबर होता है तो उसका प्राइस अगस्त के महीने से, अगस्त से सितंबर में 5% से डिक्रीज हो चुका है एंड इट हैज गॉन टू 146 रुपीज पर केजी। तो इस ड्रॉप से ट्रेडर्स करंटली काफी वरीड नजर आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रबर बोर्ड डेटा, इंपोर्ट जो है रबर के, वो जुलाई के मंथ में 51,000 हो गए थे, विच इज क्वाइट अ हाई नंबर। एंड प्रोडक्शन जो है अप्रैल से जुलाई के बीच में रबर का, वो 4% से बढ़ता हुआ नजर आया, जबकि कंजम्पशन 3% से बढ़ा है। प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा एंड कंजम्पशन अगर कम होगा तो ऑब्वियसली उससे प्राइसेस गिरने वाले हैं, एंड वही रबर इंडस्ट्री में नजर आ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है एमिशन रिडक्शन का, यानी पोल्यूशन एमिशन रिडक्शन का टारगेट 4 सेक्टर्स के लिए आने वाला है, ऐसा कुछ सोर्सेस का कहना है। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी रिगार्डिंग पोल्यूशन नॉर्म्स? तो वो सेक्टर्स है पेट्रोकेमिकल्स, आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड पल्प एंड पेपर। तो ये सेक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि जहां पर गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशराइजेशन लाने वाली है टू ट्राई एंड कंट्रोल दी एमिशंस। ये शायद ऐसे लाइकली फर्स्ट सेक्टर्स होंगे जहां पर कार्बन ट्रेडिंग मार्केट भी होगा। कार्बन ट्रेडिंग मार्केट जो है वो US या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज में एक काफी नॉर्मल पैरेलल्स है। तो कोई भी कंपनी जो एनवायरमेंटली साउंड है तो वो कुछ कार्बन क्रेडिट्स कमा सकती है, एंड जो भी कंपनी है जो एनवायरमेंटली अनसाउंड चीजें कर रही है, जैसे अगर कोई पेट्रोकेमिकल केमिकल कंपनी है, तो उनको ये कार्बन क्रेडिट्स इन कंपनी से खरीदने पड़ते हैं। जो मेनली टेस्ला जैसे कोई कंपनी होगी, तो टेस्ला का बहुत बड़ा इनकम इनफैक्ट कार्बन क्रेडिट से आता है। तो ऐसा सिस्टम इंडिया में भी चालू होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है बाय अप्रैल 2025। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी कमिट किया है टू कट द रेशियो ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस टू GDP बाय 2030 टू 45% ऑफ द 2005 लेवल। 2005 में जो लेवल हुआ करती थी उसके 45% तक ये जो कट है एमिशन में, वो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। नेट जीरो का टारगेट रखा है बाय द ईयर 2070। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं इन सम ऑफ द सेक्टर्स। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एक फॉरेन फंड है, उनकी नजर है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन इंडिया क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इंडिया में किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट्स इस फंड के लिए काफी फ्रूटफुल रहे हैं इन द पास्ट, एंड पिछले साल में जो रिटर्न्स इस फंड ने कमाए हैं उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन इंडियन फंड से आया है। इंडियन कंपनीज के में जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है उससे आया है। हालांकि उन्होंने एग्जैक्टली कितना रिटर्न इंडिया बिजनेस से आया है वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन BII यानी ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ने लगभग $300 मिलियन इन्वेस्ट किए थे पिछले साल इन क्लाइमेट फाइनेंस। तो बेसिकली ये रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऐसे सेक्टर्स में उन्होंने पिछले साल इंडिया के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की थी। करंटली इनका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो $2.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन ओवर 290 बिजनेसेस इन इंडिया। BII की अगर हम किसी की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पिछले साल इन्होंने लगभग $250 मिलियन इन्वेस्ट किए थे इन महिंद्रा एंड महिंद्रा न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स पर, जहां पर सबसे पहली अपडेट है जीरोदा के थ्रू। जीरोदा ने कल अपने FY23 के नंबर्स डिस्क्लोज किए थे। कंपनी हालांकि पब्लिक नहीं है तो उनको ऐसा कोई डिस्क्लोजर मैंडेटेड नहीं है जैसे पब्लिक कंपनीज को हर क्वार्टरली देना पड़ता है। बट जीरोदा ने हालांकि यहाँ पर अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स के आंकड़े बताए हैं, एंड उनका जो रेवेन्यू प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो 39% से इंक्रीज हो गया है टू ₹2,900 करोड़, जबकि रेवेन्यूज इनके 6,800 करोड़ हो चुके हैं। तो काफी हेल्दी इंक्रीज जीरोदा के रेवेन्यूज में यहाँ पर देखा गया। कंपनी का कहना है कि रिटेल ब्रोकिंग में ऑब्वियसली कंट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है ये। इनका जो एक्टिव क्लाइंट बेस है वो अगस्त में इस साल लगभग 64 लाख का था, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन काफी बढ़ गई है। डिस्काउंट ब्रोकर्स की अगर हम बात करें तो ग्रो ज्यादा पीछे नहीं है। करंटली दे हैव 62 लाख एक्टिव कस्टमर्स एज ऑफ अगस्त, एंड हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये जीरोदा को भी सरपास कर ले। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर जहां तक की बात आती है तो बाकी सारे हम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से अगर इसको कंपेयर करें तो जीरोदा हैज डन रियली वेल ऑन दैट एस्पेक्ट। अगर हम इनके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर की बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो एंजल वन इनका एक क्लोज कॉम्पिटिटर है जिनका अराउंड 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है फॉर FY23, एंड नेट प्रॉफिट इज अराउंड 1,192 करोड़। तो लगभग 3 टाइम्स कम एंजल वन का प्रॉफिट का फिगर है कंपेयर टू जीरोदा। हालांकि जीरोदा ने रिजल्ट के साथ ये भी एक्नॉलेज किया है कि उनका बिजनेस प्लेटो हो गया है, यानी फ्लैट हो गया है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स,
डिस्पाइट हेवी इंटरेस्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो जीरोधा ऑब्वियसली एक पब्लिक कंपनी नहीं है, एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, सो दे कैन अफोर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट हैपेंस इन देयर बिजनेस, बिकॉज शेयर प्राइस घटने का उन्हें यहाँ पर कोई डर नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर उन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बताई है कि उनका जो बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ नजर आया है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक कल 4% से ऊपर रहा। डैम कैपिटल नाम के एक ब्रोकरेज हाउस ने इस पर एक बाय कॉल दिया है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो ये कंपनी स्पेशलाइज करती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी ये एक आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर है फॉर एलईडी प्रोडक्ट्स, एलईडी टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, सो सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इनका एक काफी अच्छा यूजर बेस है। एंड ये होम अप्लायंसेस, सिक्योरिटी एंड एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग में भी एक काफी प्रोमिनेंट नाम है। तो कंपनी पार्टिसिपेट करने वाली है गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम में, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में, जो आईटी हार्डवेयर के लिए गवर्नमेंट ने दी है। तो इसके चलते इस ब्रोकरेज हाउस का ये कहना है कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख सकता है कंपनी के नंबर्स में। एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्वियसली इनकी ऑर्डर बुक करंटली काफी अच्छी नजर आ रही है। ब्रोकरेज हाउस का ये कहना है कि इस रिसर्च हाउस का ये कहना है कि जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है उस पर इनका ज्यादा कन्विक्शन है कंपनी के, एंड इसी के चलते वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी स्टॉक विल डू वेल। एचएसबीसी का यह कहना है कि मारुति सुजुकी अनलाइकली है टू मीट देयर एग्रेसिव टारगेट्स ऑफ 10%। मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट ने अपने लिए एक टारगेट रखा है ऑफ ग्रोइंग एट 10% फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 years, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, ऐसा एचएसबीसी का कहना है। इनका ये कहना है कि कंपनी कैन एक्सपेक्ट टू ग्रो एट अराउंड 6 to 7% CAGR, लेकिन इससे ये होगा कि जो कंपनी का केपेक्स स्पेंड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करने वाला है, वो अगले 10 से 12 साल तक पुश हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर उतनी ग्रोथ नहीं आती है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उतना नहीं होता है, एंड नीड फॉर केपेक्स जो है वो थोड़ी पोस्टपोन हो जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर हो सकता है। जो गेन्स है कंपनी के, वो इस पर कंटिजेंट है कि मारुति सुजुकी यूटिलिटी व्हीकल मार्केट में 30 to 35% मार्केट शेयर कर ले, एंड पैसेंजर व्हीकल में अपना जो 65% का मार्केट शेयर है वो मेंटेन करे। एंड ये मेंटेन करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। एचएसबीसी ये कह रहा है कि मार्केट शेयर पीक कर गया है इन द शॉर्टर टर्म, एंड हाइब्रिडाइजेशन जैसे जो इफेक्ट्स है उसकी वजह से उनको थोड़ा सा मीडियम टर्म में पुश मिल सकता है, लेकिन ये चीजें सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एचएसबीसी ये भी कह रहा है कि कंपनी को थोड़ा सा गेन हो सकता है ड्यू टू फेजिंग आउट ऑफ डीजल ऑप्शंस एंड इंक्रीजिंग शेयर ऑफ हाइब्रिड्स, बिकॉज टोयोटा एंड मारुति इनके पास थोड़ा सा एज है ओवर देयर पियर्स, ऐसा यहाँ पर एचएसबीसी कह रहा है। एंड कोई भी डिमांड में स्लो डाउन अगर आती है, या फिर जो मारुति सुजुकी के ईवी प्लान्स है उसमें अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ईवी लॉन्च प्लान्स अगर सक्सेसफुल नहीं होते, तो ये कंपनी के लिए एक डाउनसाइड रिस्क हो सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पे। तो कुछ आंकड़े आए हैं यहाँ पर, जो मैंने कल ट्विटर पर देख रहा था कि इंडिगो एयरलाइंस की जहां तक बात आती है, इंटरग्लोब एविएशन की बात आती है, तो उनका जो फूड एंड बेवरेजेस से सेल है, यानी जो भी एयरपोर्ट या फिर फ्लाइट इन फ्लाइट मेन्यू जो देते हैं वो ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, उसका रेवेन्यू फॉर FY23 कंपनी का रहा है 762 करोड़। दिस इज मोर देन द रेवेन्यू ऑफ बारबेक्यू नेशन। जी हाँ, बारबेक्यू नेशन विच ऑपरेट्स प्योर प्ले इन द फूड इंडस्ट्री, उनका रेवेन्यू कम है कंपेयर टू इंडिगो एयरलाइंस। ऑब्वियसली ये एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारी चीजें अलग है अगर दोनों को कंपेयर करना होगा तो। लेकिन यहाँ पर मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि एक जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर वाला एयरलाइन है, उसमें भी फूड एंड बेवरेजेस के थ्रू कितना ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है, कितना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। इंडिगो के अगर फूड एंड बेवरेजेस का प्रॉफिट परसेंटेज भी अगर हम अलग से देखें, तो वो जुबिलेंट फूडवर्क्स के टोटल प्रॉफिट से भी ज्यादा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स का FY23 का प्रॉफिट जो था, उसके कंपैरिजन में इंडिगो का सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस से आने वाला प्रॉफिट उससे ज्यादा है। तो जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था कि एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं है, इससे कोई मैं कंक्लूजन पर नहीं ले जाना चाहता, पर इट्स जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट दैट आई केम अक्रॉस। तो ऑब्वियसली बात है कि क्रॉस सेल अगर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का कंपनी कर पाता है फॉर एन ऑडियंस दैट इज मोर एफ्लुएंट, यानी जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं दे कैन बी कंसिडर्ड मोर एफ्लुएंट कस्टमर्स, तो उनको हायर ग्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचना काफी ईजी है। कंपनी के पास एक कैप्टिव
कंज्यूमर भी बन जाता है, बिकॉज आप अगर फ्लाइट में हो तो आपके पास इंडिगो के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, अनलेस आप खुद कुछ खाना अपने साथ नहीं लाए हो। लेकिन अगर आपको कुछ खाना लेना है तो आपको इंडिगो से ही लेना पड़ेगा, तो कैप्टिव ऑडियंस मिल जाती है इंडिगो को वहां पर। ऐसा हम कह सकते हैं कि इन सम वेज थिएटर्स में भी होता है, जहां पर पीवीआर जैसी कंपनी, उनके ही फूड एंड बेवरेजेस, उनके ही पॉपकॉर्न्स आपको लेने पड़ते हैं। तो इवन इवन इन केस ऑफ मूवी ब्रॉडकास्टर्स, फूड एंड बेवरेजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, वहां से कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी कमा पाता है। तो कैप्टिव ऑडियो, कैप्टिव कस्टमर्स जब आपके पास होते हैं तो आप ऑब्वियसली हायर मार्जिन कस्टमर्स से ले सकते हो, एंड दैट इज व्हाट आई थॉट लुकिंग एट दीज डेटा पॉइंट्स। सो दैट वाज टुडेज एपिसोड फॉर आज की ताजा खबर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। हमारी वेबसाइट investindia.in पर गणेश चतुर्थी के बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। मोदक के कूपन कोड यूज करने पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट जरूर चेक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।